नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर। आज अपन हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला आज अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार दोस्तों, हिंदी व्याकरण में ये एक ऐसा टॉपिक है जो पर्टिकुलर किसी सिलेबस में दे या नहीं दे, सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन इसका ज्ञान, इसका नॉलेज अपने पास होना ज़रूरी है। इसका नॉलेज अपने को होना ज़रूरी है। इसके बिना अपन हिंदी को, आगे की हिंदी व्याकरण को समझना अपने लिए थोड़ा कठिन होगा। और हालांकि PSI है, रीट है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इन सब में LDC है, CET है, जो RPSC की APU की भर्ती आ रही, उसमें यानी इवन जिसमें हिंदी विषय व्याकरण, हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट जिस सिलेबस में होता है उसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं वर्ण। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण होता क्या है। परीक्षा में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई को अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। देखो हिंदी में वर्णों की संख्या की अगर अपन बात करें, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो वर्तमान में पहले 52 थी, अभी प्लस एक और हो गया है, 53 टोटल वर्ण माने जाते हैं। वर्णों की जो संख्या है टोटल 53 मानी जाती है ना। अब यहां अपने को ध्यान में रखना, कुल जो संख्या है वो 53 है। हिंदी के जो मूल वर्ण है, मूल वर्ण है वो अब 45 हो गए हैं। 45 में 11 तो स्वर है, 33 व्यंजन है और एक वर्तमान में नया दे दिया विशिष्ट व्यंजन। हालांकि ये व्यंजन की श्रेणी में रखा गया तो इसको अपन वर्तमान में अपन ये कह सकते हैं व्यंजनों की संख्या 34 है। व्यंजनों की संख्या 34 मानी गई है। दोस्तों यहां दो शब्द आते हैं, एक तो होता है कि वर्ण किसे कहते हैं और एक आता है कि अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है? देखो वर्ण, वर्ण वह ध्वनि है जिसका अंतिम बार विभाजन हो चुका हो, यानी आगे विभाजन संभव नहीं है, आगे विभाजन इसका संभव नहीं है। अंतिम बार जिसका विभाजन हो चुका हो उसको अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, है ना। और यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वर्ण को अगर अपन स्वर के सहयोग से लिखते हैं, वर्ण को अगर स्वर के सहयोग से लिखा जाता है, किसके सहयोग से? तो स्वर के सहयोग से लिखे गए जो वर्ण होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्वर के सहयोग से लिखे गए जो वर्ण होते हैं उनको अपन अक्षर कहेंगे, उनको अक्षर कहा जाएगा। जैसे क्या होता है अपन देखते हैं, अगर अपने पास में प्रश्न आ जाए ना वर्ण, तो यहां ध्यान में रखना है ये क, ख, है ना, ट, यानी ये जो हलंत रूप में लिखा जाता है, हलंत रूप में लिखे गए जो वर्ण होते हैं इनको तो अपन कहेंगे वर्ण, है ना। इसमें हलंत रूप में लिखे गए व्यंजन और सभी स्वर, सभी स्वर, इन दोनों को अपन क्या कहेंगे? व्यंजन और स्वर दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। हलंत रूप में लिखे गए व्यंजन और स्वर इनको वर्ण कहेंगे। और स्वर के सहयोग से लिखे गए, स्वर के सहयोग से, जैसे अपन क पूरा लिख देते हैं, ख लिख देते हैं, ग लिख देते हैं, ट, ठ, ड, है ना, जो भी वर्ण अपन लिखते हैं, प, फ, ब, इनको स्वर के सहयोग से अगर अपन लिखते हैं तो ये वर्ण न कहलाकर ये अक्षर ध्वनि कहलाएंगे। इनको अपन क्या कहा जाता है? अक्षर ध्वनि कहते हैं।
इनको अक्षर कहा जाता है। हिंदी में एक नया, अभी जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, उपक्षिप्त व्यंजन, है ना। 33 व्यंजन, एक विशिष्ट व्यंजन एक जोड़ा गया, एक नया व्यंजन जोड़ा गया है, विशिष्ट व्यंजन। और ये विशिष्ट व्यंजन माना जाता है लय। इस लय को वर्तमान में हिंदी में विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में जोड़ा गया है, नए व्यंजन के रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों, व्यंजन का अगर अपन वर्गीकरण करें, व्यंजन का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, सॉरी, वर्णों का वर्गीकरण, तो वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। एक तो होता है स्वर वर्ण, एक तो वर्ण होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, प्लस आजकल एक और हो गया, और ये भी है तो व्यंजन ही, लेकिन इसको अलग नाम दिया गया। ये कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन है। वर्तमान में ये इतने व्यंजन और स्वर माने गए हैं। हिंदी में मूल तो 44 है, फिर अपने यहाँ इधर उधर से भाषा में प्रयोग के आधार पर कुल वर्णों की संख्या आ जाए तो हिंदी में 53 मानी जाती है। आजकल 53 वर्ण हिंदी में माने जाते हैं। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण है ना। स्वर ध्यान में रखना है, ये एक प्रकार की स्वतंत्र ध्वनि होती है। क्या होती है? ये स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वतंत्र शब्द होते हैं, है ना। इनको किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। परिभाषा अगर देखें तो स्वर की परिभाषा होती है फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु निर्बाध गति से, निर्बाध गति का मतलब होता है बिना किसी बाधा के अपने मुंह से बाहर निकल जाती है, मुख विवर से बाहर निकल जाती है, उसको अपन स्वर कहेंगे। वह मूल ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहा जाएगा। बाधा नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, मुंह बंद नहीं होगा। उच्चारण करेंगे ना तो अंदर से आने वाली जो ध्वनि है, साउंड, मुख में, अपने मुख में जो 5 अपने स्पर्श स्थान है, वहां कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, और बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाएगी। उन ध्वनियों को अपने स्वर कहेंगे। हिंदी में स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ध्यान में रखना, वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। यहां यह अपने को ध्यान में रखना है, स्वर री, री हिंदी का मूल स्वर माना जाता है। री को हिंदी का क्या माना जाता है? मूल स्वर माना जाता है। इसका स्थान भी फिक्स है, निर्धारित है ना। ये ध्यान में रखना है कि इसको स्वर वर्णमाला में, स्वर वर्णमाला में इसका जो क्रम होता है वो दीर्घ उ के बाद में 7वें नंबर पे है। कौन सा उ है? दीर्घ उ के बाद में लिखा जाता है। नंबर देखा जाए, क्रम देखा जाए तो ये 7वें क्रम पे होता है ना। ये अपने को ध्यान में रखना, इसका स्थान फिक्स होता है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णमाला में दीर्घ उ के बाद में इनका स्थान, री का स्थान फिक्स होता है। इसको हिंदी का मूल स्वर भी माना जाता है। इसको हिंदी का क्या माना जाता है? मूल स्वर भी माना जाता है, ठीक है। स्वरों के वर्गीकरण की बात करें अपन, स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण या विभाजन। दोस्तों, स्वरों के विभाजन की बात करें तो स्वरों का जो विभाजन है मूल रूप से अगर देखा जाए तो स्वरों का विभाजन 5 आधार पर किया जाता है। स्वरों का विभाजन कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधार पर किया जाता है। स्वरों का जो विभाजन है वो 5 आधार पर किया जाता है। पहला होता है मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। दूसरा जो प्रकार माना गया है उच्चारण के आधार पर स्वर।
मात्रा के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर। तीसरा जो प्रकार माना गया है वह है जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर। और चौथा जो माना गया है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। पांचवा माना गया है मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर। तो इस प्रकार से अपन स्वरों का जो विभाजन है, स्वरों का वर्गीकरण है, वो 5 प्रकार से कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले मात्रा, है ना, समय, काल, है ना। मूल रूप से अगर देखें तो मात्रा या समय के आधार पर स्वरों का विभाजन होता है। दूसरा होता है उच्चारण के आधार पर। तीसरा होता है जीवाकृति के, जीवा के उत्थापित भाग, यानी बोलते समय जीव का कौन सा भाग सक्रिय रहता है उसके आधार पर। ओष्ठ कैसे हो जाते हैं, ओष्ठों की आकृति कैसे हो जाती है उसके आधार पर। और मुख की आकृति कैसे होती है उसके आधार पर स्वरों का विभाजन 5 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। दोस्तों अपने को यह ध्यान में रखना है, मात्रा का मतलब होता है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा किसे कहेंगे? मात्रा कहा जाता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को अपन क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। और मात्रा के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन किया जाता है। पहला है ऋश्व स्वर। पहला कौन सा स्वर है? ऋश्व स्वर है। दूसरा जो प्रकार माना जाता है वो माना जाता है दीर्घ स्वर। तीसरा जो माना जाता है वो है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। कुछ विद्वान जो है इन दोनों को एक ही मानते हैं, दीर्घ स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है, लेकिन उसको दीर्घ नहीं कहेंगे। 2 वर्णों के आपस में मिलने से, और यहां अपने संधि भी क्लियर होगी। ये संयुक्त जो बनते हैं ना, यही अपने संधि होती है, इन वर्णों से ही संधि होती है ना। तो दीर्घ स्वर, सॉरी ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखो ऋश्व स्वर किसको बोलते हैं, है ना, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको अपन क्या कहेंगे? उनको ऋश्व स्वर कहेंगे। इन ऋश्व स्वर को हिंदी में मूल स्वर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, हिंदी में मूल स्वरों की अगर बात आ जाए तो हिंदी में मूल स्वर भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है और ये मूल स्वर अ, ई, उ और री होते हैं। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और मैंने अभी बताया कि री हिंदी का मूल स्वर माना जाता है। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। हिंदी में ऋश्व स्वर या मूल स्वर, हस्व बोलते हैं बहुत सारे लोग, हस्व की बजाय यहां पर री का उच्चारण होगा तो ऋश्व स्वर कहेंगे, इनको हस्व नहीं होगा, ऋश्व स्वर कहेंगे। ठीक है ना, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है और ये 4 है। एक मात्रा का समय लगता है उनको ऋश्व बोलते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दुगुना समय लगता है, ऋश्व से दुगुना समय जिनका लगता है, उनको अपन कहेंगे दीर्घ स्वर। और ये जो दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? इनमें आ जाएगा, इनमें बड़ी ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। इनको अपन क्या कहेंगे? इनको अपन दीर्घ स्वर कहेंगे। 2 मात्राएं लगते हैं ना, ऋश्व से उच्चारण में दुगुना समय लगता है इसमें। ठीक है, फिर आ गया अपने संयुक्त स्वर। बहुत से विद्वान संयुक्त और इसको एक ही मानते हैं,
लेकिन अपन यहाँ इनको अलग अलग पढ़ेंगे। हालांकि प्रकार नहीं पूछा जाता है कि कितने प्रकार होते हैं, है ना, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो स्वरों के मेल से बना है, दो अलग अलग स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उनको अपन संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां अपने को ध्यान में रखना है, देखो संयुक्त स्वर में अपने चार स्वर बनते हैं, एक तो ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ, औ। ये जो ए है वो ध्यान में रखना है, ए और आ में ई और ई अगर मिलती है तब ए मात्रा बनती है। ए और आ में ई और ई, इनमें से कोई भी वर्ण हो, एक तरफ इनमें से कोई और एक तरफ इनमें से कोई हो, अगर इनका मेल होता है तब मात्रा बनती है ए, और इसको अपन बोलते हैं संयुक्त स्वर। अगर प्लस के पहले ए और आ हो और उधर ए की मात्रा आ जाए तब क्या आ जाएगी, ऐ। प्लस के पहले ए और आ हो और उधर प्लस के उधर उ और उ आ जाए तब मात्रा बनती है ओ की, और प्लस के पहले ए और आ हो और प्लस के बाद में ओ हो तो मात्रा बनती है औ की, ठीक है ना। अतः इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे, इनको अपन संयुक्त स्वर कहेंगे। ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। हिंदी में स्वर मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को अपन क्या बोलते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये जो संयुक्त स्वर है इनको संधि स्वर भी कहा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। संधि स्वर है, ये संधि की तरह ही हो रहा है ना, ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है, ये गुण संधि है, और यहां पर वापस वृद्धि संधि है ना। तो इनको अपन संधि स्वर भी कहते हैं। अपने हिंदी में न चलकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। चौथा इसका जो रूप माना जाता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, है ना। दोस्तों ध्यान में रखना है, प्लुत स्वर अपने हिंदी में न चलकर संस्कृत में है। हिंदी में प्लुत स्वर के अगर बात करें तो केवल एक ही लिखा जाता, ओम। ओम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में केवल इसका एक का ही प्रचलन है, बाकी अपने हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में सभी स्वर प्लुत होते हैं। अब प्लुत का मतलब क्या होता है, प्लुत का अर्थ होता है कि वह स्वर जिसके उच्चारण में सामान्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसको अपन प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे एक तो ओ बोला हमने, ओ में सामान्य, और ओम बोलेंगे ना तो उसको 3 गुना अधिक लंबा खींचना पड़ेगा। तो ओ और ओम, जिसको लंबा खींचा जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। और देखो ये हमने ओ लिखा है ना, ये ओ, इस ओ के आगे ये जो साइन है ना वो इसी चीज को प्रकट कर रहा है कि इस ओ को 3 गुना अधिक लंबा खींचना है। हिंदी में केवल ओम ही लिखा जाता है। संस्कृत में सभी स्वर प्लुत होते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। सामान्य स्वर के उच्चारण में अगर 3 गुना अधिक समय लगे, उसको लंबा खींचना पड़े, वो स्वर क्या होता है, प्लुत होता है ना। जैसे हिंदी संस्कृत में लिखे तो आ, ई, ऊ, है ना। ऐसे यानी सारे जो स्वर है ना संस्कृत में, सभी स्वर क्या हो सकते हैं, इनके उच्चारण इनका ए, आ, ई ऐसे लंबा करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। केवल याद रखना है प्लुत स्वर हिंदी में ओम को बोलते हैं, और मतलब होता है कि सामान्य स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय जिसमें लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लुत बोलते हैं। ये अपना पहला विभाजन था स्वरों का। अगर दूसरे विभाजन की बात करें अपन, दूसरा उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनुनासिक स्वर, एक तो होता है अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है
अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। इस अनुनासिक को अपन निर्नुनासिक भी कह सकते हैं। अनुनासिक को कह सकते हैं निर्नुनासिक स्वर भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही है, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं ये ध्यान में होना चाहिए। तो वे स्वर जिनके साथ अनुनासिक का प्रयोग होता है वो तो अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु। तो ऐसे स्वर जिनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो तो होता है अनुनासिक स्वर। और बिना चंद्र बिंदु के लिखे गए जो स्वर होते हैं उनको अनुनासिक या निर्नुनासिक कहा जाता है। जिसमें चंद्र बिंदु नहीं होता उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुनासिक या निर्नुनासिक कहेंगे। जैसे अपन कोई मात्रा लिख दे, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, चंद्र बिंदु अगर लिखा जाता है तो इसको अपन बोलेंगे अनुनासिक स्वर। और जिनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता उनको अनुनासिक या निर्नुनासिक कहा जाएगा। यानी स्वर जो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, है ना, मूल रूप में लिखे जाते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु। दोस्तों मैं आपके लिए 2 प्रश्न लिख रहा हूं। अब तक जो मैंने ये जितना बताया ना उसमें 2 प्रश्न लिख रहा हूं। आप कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। प्रश्न, पहला जो प्रश्न है ना वो यह माना जाएगा कि हिंदी में वर्ण ध्वनि है। सबसे पहले तो हिंदी में वर्ण ध्वनि है, ठीक है ना। पहला प्रश्न यह है, ऑप्शन आपके सामने एक, दोस्तों आंसर बताना आपको। हिंदी में वर्ण ध्वनि है। मैंने आपको वर्ण और अक्षर के बारे में बताया था। अगर आपको ये पूछ ले कि वर्ण ध्वनि कौन सी है तो यहाँ आपको इसका उत्तर देना है। दूसरा, मैंने आपको अभी एक प्रश्न पूछा है तो यहाँ ध्यान में रखना है, मैं पूछ लूँ कि किस विकल्प में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में, किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। इन दोनों का आपको कमेंट करके उत्तर देना है। प्रश्न में गोंद, मंदिर, अनेक, संतोष। गोंद, मंदिर, अनेक और संतोष। यहाँ इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर करोगे तो मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको। आंसर जो सही होगा वे मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ 2 सामान्य से प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। स्वर के 2 भेद हमने पढ़े हैं, एक तो मात्रा के आधार पर स्वर और दूसरा है उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद है, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद माने जाते हैं। इसका तीसरा भेद है, स्वर्ण वर्णमाला के वर्गीकरण का जो तीसरा भेद है वो पढ़ेंगे और वो भेद माना जाता है जीवा के उत्थापित भाग, जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर, इसका मतलब होता है कि उच्चारण करते समय
जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है? जिस भाग से उस वर्ण का उच्चारण होता है, जीभ एक्टिव रहती है, उसको अपन बोलते हैं जीवा का उत्थापित भाग। और इस आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। पहला अग्रस्वर माना जाता है, दूसरा मध्य स्वर माना जाता है और तीसरा माना जाता है पश्च स्वर। अब यहाँ नाम से पता चल रहा है अग्र का मतलब होता है आगे का भाग। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है उसको बोलते हैं अपन अग्रस्वर। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग सक्रिय रहता है उसको बोलते हैं अपन मध्य स्वर। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है उसको बोलते हैं अपन पश्च स्वर। ठीक है, तो ये उच्चारण के आधार पर, जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों के प्रकार है और 3 प्रकार माने गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अब यहां अपने को ध्यान में रखना है जो अग्र स्वर होते हैं, अग्र का मतलब होता है आगे का, है ना। तो सबसे पहले जीभ के ई और ई और इनके भाई, इनके साथ वाले जो इनसे बने हुए हैं ए और ऐ, इनको अपन हिंदी में अग्र स्वर बोलते हैं। आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, है ना। ई ई ए ऐ बोलेंगे तो जीभ हल्की सी आगे से क्रिया करेगी। दूसरा मध्य स्वर केवल और केवल होता है ए का उच्चारण करेंगे तो जीभ हल्की सी बीच से ऊपर उठेगी और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? पश्च स्वर माने जाएंगे। आ, उ, ओ और औ। इसमें अग्र स्वर में री को भी शामिल किया जाता है। री जब बोलेंगे तो जीभ आगे से कंपन करेगी, इसको बोलते हैं अग्र स्वर। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे याद रहे तो ठीक है, वरना आपको ये वाला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य स्वर बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा है, तो मध्य स्वर किसको माना जाता है? इसको अग्र को। और ये मेरी तरफ से आपको मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट लगाना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जीवा के उत्थापित भाग, जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है उसके आधार पर स्वर है। चौथा जो भाग था वो था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, और इसमें स्वरों के 2 प्रकार किए हैं, 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के माने गए हैं। एक तो बोलते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं तो वृत्तामुखी। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वृत्तामुखी और दूसरा होता है अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। यहां ध्यान में रखना है कि होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, वो वर्ण क्या कहलाएंगे? वृत्तामुखी कहलाएंगे। और जब होठ गोल नहीं होंगे, है ना, उसको अपन अवृत्तामुखी बोलेंगे। तो हिंदी में ऐसे 4 वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। बोल के देख लेना, उ ओ औ। और बाकी जितने भी है वो सारे के सारे अवृत्तामुखी। उ ओ बोलेंगे ना, उ ओ औ बोलेंगे तो होठ गोल हो जाएंगे, है ना। तो उसको तो अपन वृत्तमुखी कहें। वृत्त का मतलब गोल होता है, वृत्तामुखी हो जाएंगे। और अवृत्तामुखी का मतलब होता है जिसमें होठ गोल नहीं होते हैं, आप चाह कर भी गोल नहीं कर सकते हो, वो अवृत्तामुखी है। बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे अवृत्तामुखी कहलाएंगे। ए आ ई री ए ऐ, इन सबको अपन क्या कहेंगे? अवृत्तामुखी कहेंगे। और स्वरों का जो 5वां प्रकार है वो माना जाता है मुखाकृति के आधार पर स्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मुखाकृति के आधार पर स्वर। और ये 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया। मुखाकृति के आधार पर जो स्वर है इसका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। नंबर ध्यान में रखना है। पहला संवृत स्वर,
दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। ये 4 प्रकार इनके बनाए गए हैं। संवृत, संवृत मतलब पूरा ढका हुआ, संवृत का मतलब होता है पूरा ढका हुआ। अर्ध संवृत का मतलब थोड़ा, इस संवृत से थोड़ा सा खुला हुआ। मुख जब खुलता है ना, मुख एकदम पूरा बंद होता है। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, और अर्धविवृत का मतलब जो पूरा खुला होता है ना, उससे थोड़ा कम खुला हुआ, है ना। ये 2 ध्यान में रखना, ये तो पूरा बंद है और ये पूरा खुला है। और अर्ध अर्ध का मतलब आपको पता है, यानी आप कह सका कि जखा स्वरा को उच्चारण आप दांत भीतर कर सका, वे तो है संवृत। और वह स्वर जिसका उच्चारण में राफा पूरी फाड़नी पड़े, वो है विवृत। दांत भीतर कर सका वह स्वर है ई, ई, उ, उ। उच्चारण कर देख लीजिए, मुंडो खोलने की जरूरत कौन पड़े। एकदम पूरा मुंह बंद करके अपन इनका उच्चारण कर सकते हैं, दांत बंद करके इनका उच्चारण कर सकते हैं। और विवृत जो स्वर है वो ये आपको याद रखना, विवृत स्वर है केवल एक स्वर ही है जिसको अपन बोलते हैं आ। आ बोलेंगे ना तो मुंह पूरा खुलेगा, आ बोलेंगे तब मुंह पूरा खुलेगा, ठीक है ना। अब यहां इनको वापस पढ़ने के लिए ध्यान में रखना है, जिनके एक मात्रा लगती है वो तो आ जाएंगे अर्ध संवृत में। याद करने का तरीका है, ध्यान रखोगे। और जिनके 2 मात्रा लगती है, जिनके 2 मात्रा लगती है उनको अपन क्या बोलेंगे, अर्ध विवृत कहेंगे। ए और ओ तो आ जाएंगे अर्ध संवृत में, और ऐ और औ आ जाएंगे अर्ध विवृत में। दोस्तों इसके साथ में ए भी शामिल कर लिया जाएगा, ए को भी अपन क्या करेंगे, इसके साथ में शामिल कर लेंगे। दोस्तों ये अपने थे स्वर, उनका वर्गीकरण जो हमने 5 प्रकार से पढ़ा है। धन्यवाद।